एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज हम बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमी अवेयरनेस में बात करेंगे। टॉपिक जो रहने वाला है वो इन्फ्लेशन, इट्स टाइप एंड कॉजेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत सारे टर्म्स हमने कर लिया है और इकोनॉमी अवेयरनेस के भी बहुत सारे टर्म्स कर लिया है। और टर्म्स की बात करें तो एसबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आप एसबीआई क्लर्क हो, पीओ है, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे जो भी हैं आपको टर्म्स पता होने चाहिए। जो भी लेक्चर लाया जा रहा है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे लेक्चर हमने कर लिया है तो उसको जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। और बहुत सारी इनिशिएटिव लाया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और तो और मैं आपको बताना चाहूँगी, स्कीम्स भी हमने स्टार्ट कर दिया है। स्कीम्स आपने बहुत अच्छे से करना है, सारे स्कीम्स करके जाना है, वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। और तो और मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी पीडिया के द्वारा ये जो कोर्स है एसबीआई क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, 2024 का ये आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पर आपको लेक्चर वीडियोस, पीडीएफ, एमसीक्यूज, मेंटोरशिप, ये सब आपको कंप्लीट कोर्स में मिलेगा। तो आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। बाय चांस कोई भी डाउट होता है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट होता है तो आप पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड इन्फ्लेशन को डिकोड करेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी। एंड इसके मेजरमेंट्स क्या होते हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है बाय द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ये महंगाई, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? तो बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए हम दो ईयर लेते हैं। ओके, लेट्स सपोज हम 1995 में और ये हम आ गए 2025 में। राइट, अब आपके पास 100 रुपये, हम रुपीज़ ही ले लेंगे, हम डॉलर क्यों ले। ओके, तो हम रुपीज़ ले लेते हैं। अब देखते हैं रुपीज़ 100 रुपीज़। मान लीजिए 1995 ईयर में आप 100 रुपीज़ के 100 रुपीज़ से आप 3 लेयर ऑफ बर्गर को खरीद पा रहे थे। वही अगर हम 2025 में आए तो आप ओनली वन लेयर ऑफ बर्गर खरीद पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वैल्यू ऑफ करेंसी, वैल्यू ऑफ जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसको क्या हो गया, वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। और इसको और क्या बोलते हैं? इसको परचेजिंग पावर बोलते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज़ क्या हो गया, कम हो गया। मीन्स पहले हम 100 रुपये से बहुत कुछ बाय कर पा रहे थे, अब 100 रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं है। मनी है, मीन्स आपके जेब में पैसा है, वो मैटर नहीं करता है। पैसे से कितने चीज़ आप बाय कर लेते हैं उसको हम परचेजिंग पावर बोलते हैं। तो परचेजिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। तो परचेजिंग पावर हमारी जब कम हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं, ये इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई आ गई है ना, महंगाई आ गई। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको देखते हैं। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है नॉट ओनली इंक्रीज इन प्राइस, सिर्फ प्राइस इंक्रीज करना या होना, उसको हम नहीं बोलते हैं कि आज इंक्रीज हुआ, कल रिड्यूस हो गया, फिर से परसों इंक्रीज हो गया, तो इसको हम महंगाई नहीं बोलते। तो किसको बोलते हैं? जनरल प्राइस। ओके, जनरल प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है और वो लगातार हो रहा है, कंसिस्टेंट, द वर्ड कंसिस्टेंट याद रखिएगा। जनरल राइज इन प्राइस, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। ओके, और इस दौरान क्या होता है? परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाता है, वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हो जाता है। एट द सेम टाइम जब इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती हैं तो भी क्या होता है? इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि जो पैसा है बहुत है लेकिन इतनी रिसोर्सेज नहीं। ओके, तो ये क्या होता है? मनी, ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन्फ्लेशन आ जाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, डिमांड जब ग्रेटर देन सप्लाई हो जाता है, मीन्स सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन
सप्लाई जो है वो कम है। ओके, आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई में जेस्टेशन पीरियड होती हैं, गैप होती हैं, और अगर डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा है तो क्या हो जाता है, प्राइस ज़्यादा हो जाता है। और प्राइस अगर ये कंसिस्टेंट रहेगा तो अभी हमने बोला कि ये क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, राइट स्टूडेंट। तो इसको हम इन्फ्लेशन, अब इसके हम थोड़े से डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। क्या होता है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन रेफर टू sustained rise in general level of price over a period of time in the economy। एक इकोनॉमी में जब जनरल प्राइस कंसिस्टेंट राइज होगा तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है, परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब जैसे कि आपने सुना होगा ना, दाग भी अच्छे होते हैं, दाग अच्छे होते हैं, उसी प्रकार से कुछ हद तक इन्फ्लेशन, महंगाई भी अच्छा होता है। ऐसे कैसे अच्छा होता है? इस प्रकार से कि मान लो कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा चाहिए, अब फ़ायदे के लिए क्या होगा, उसको क्या चाहिए, प्राइस, प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। आप बोल रहे हो प्राइस अच्छा नहीं होता, तो कुछ लिमिट तक प्राइस भी अच्छा होता है। अब कितने लिमिट, तो बोला गया है कि अगर इकोनॉमी में 2 to 6% तक रहता है इन्फ्लेशन तो हमारी इकोनॉमी में सही है। अबव 6% हो जाता है तो क्या होता है, ये इकोनॉमी के लिए गलत होता है, क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है एंड प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। तो यहाँ पर जो लिमिट्स जो सेट की गई है वो है 2 to 6%। और अगर हम अपने आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, ये मैक्सिमम लिमिट बोलते हैं 4%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अभी आप सुन रहे होंगे कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से रेपो रेट इंक्रीज़ हो रहा है। अभी जो बाई मंथली रिपोर्ट आई उसमें क्या हुआ, वो कम हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये सब समझ कैसे आएगा आपको, जब आपको इन्फ्लेशन मीनिंग समझ आएगी। तो इसी प्रकार से 2 to 6% क्या होता है, इन्फ्लेशन ठीक होता है, उससे अबव हो जाता है तो प्रॉब्लम। और आरबीआई के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 4% होता है, राइट। ये तो समझ आया। देखो इसको लिखो, इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, जनरल राइज इन प्राइस। ओके, जनरल राइज इन प्राइस हो जाता है, जनरल। ओके, ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखना है। जनरल राइज इन प्राइस हो गया, बट इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो भी होता है। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होता है तो भी होता है। और क्या यहाँ पर इसमें परचेजिंग पावर क्या होती है, रिड्यूस। ऐसे कोई भी टर्म्स आपको दिखे ना ऑप्शन में, आपने टिक कर देना है। बस सिंपल हो गया स्टूडेंट। आप ऑलवेज याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें आइडिया पता होना चाहिए और उसी आइडिया पे, उसी टर्म्स पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, ओके। तो चलो अब हम टर्म्स देखते हैं। डीफ्लेशन, डीफ्लेशन को डिकोड करते हैं। अभी मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन, तो अब क्या है डीफ्लेशन। डीफ्लेशन क्या होता है, deflation refer to the fall in general price over a period of time। अभी जब इंक्रीज हो रहा है प्राइस, इकोनॉमी तो इन्फ्लेशन है। अब इसी को अपोजिट में ले लीजिए, अगर प्राइस रिड्यूस हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसको हम डीफ्लेशन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं उसको, डीफ्लेशन, अपोजिट। आप इन्फ्लेशन याद करके डीफ्लेशन को उल्टा कर देंगे तो कंसिस्टेंट जनरल प्राइस में रिड्यूस देखने को मिलता है तो इकोनॉमी डाउन होती है, डीफ्लेशन हो जाता है। ओके, ये हो गया। वहां पर क्या हो रहा था, प्राइस ज्यादा हो रहा था तो इन्फ्लेशन। यहाँ पर क्या है, डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं। इकोनॉमी के लिए तभी सही होता है जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है। ओके, अगर ज़्यादा हो या कम हो तो इसको डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं एंड डिसइक्विलिब्रियम कभी भी नहीं होना चाहिए। तो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो उस सिचुएशन को डीफ्लेशन बोलते हैं। वहाँ पर क्या था, परचेजिंग पावर कम, यहाँ पर परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं करते। कोविड-19, ड्यूरिंग कोविड-19 मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज था, लोग डिमांड नहीं करते क्योंकि वो पैसे स्टोर करके रख रहे थे फॉर द प्रिकॉशनरी पर्पस, राइट। ओके, तो ये चीज़ होती है। तो सप्लाई ज़्यादा होता है, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, जनरल प्राइस रिड्यूस हो जाता है। ओके, ये सारी चीज़। और इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, सप्लाई
कम हो जाती है। तो ज़्यादा भी सही नहीं होता है, कम भी सही नहीं होता है, इसीलिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स अपनाए जाते हैं बाय द मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बैलेंस हो रहे। ओके, तो जब फॉल, जनरल प्राइस फॉल होगा तो उस टर्म को क्या बोल दिया है, डिफ्लेशन एंड अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। याद रहेगा, वेरी गुड। ओके, तो ये क्या है, नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, ऐसे भी अपोजिट से आपसे पूछ सकते हैं। चलो और भी टर्म्स को हम डिकोड करते हैं। अब हमारे क्लियर हो गया इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। अब देखते हैं डिसइन्फ्लेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में कोई फर्क नहीं। क्यों नहीं फर्क है, आप देखो खुद ही यहाँ पर। डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन तो है बट वो डाउनफॉल है। ओके, डाउनफॉल है। अब ये क्या होता है, मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो है, राइट, इन्फ्लेशन तो है बट वो क्या है, डिक्रीजिंग रेट। द वर्ड रेट याद रखना है, रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट जब कम हो रहा होता है तो उसको हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझ। लेट सपोज कि यहाँ पर एक जनवरी है, मार्च है, मार्च ले लिया और मार्च, जनवरी, मार्च, अप्रैल ले लिया, राइट, ये दो हमने लिया। अब जनवरी में क्या था, मान लो कि 8% था, मार्च में 7% हो गया एंड अप्रैल में 6%। इट मीन्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है लेकिन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। रेट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो जब भी आपको एग्जाम में ऑप्शंस में रेट दिखे तो उसका मतलब क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन। नॉर्मल, जनरल, रिड्यूस या रिडक्शन इन प्राइस, उसको इन डिफ्लेशन बोलते हैं। जब रेट, द वर्ड रेट, द रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। मीन्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो है बट वो गिर रही है, रेट कम हो रहा है, तो उसको डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे, राइट। ओके, तो इसको इसको एक बार पढ़ लो, क्या है इसको। ओके स्टूडेंट, देखो इसको क्या है। तो डिसइन्फ्लेशन इज अ टेम्परेरी स्लोइंग ऑफ द पेस। पेस मीन्स क्या होता है, रेट, रेट ऑफ राइज ऑफ इन्फ्लेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। क्लियर है। चलो और भी टर्म्स को डिकोड करते हैं। तो देखो एक बार यहाँ पर, इन्फ्लेशन इस ऐसे डायग्राम होता है, डिसइन्फ्लेशन ऐसे होता है और डीफ्लेशन ऐसे होता है। जब इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही होती है तो उसको डीफ्लेशन। अब और भी टर्म्स को डिकोड करते हैं एंड दिस इज अ स्क्यूफ्लेशन। स्क्यू, नाम से ही समझो इसका काम क्या होता है। स्क्यू, स्क्यू मतलब इन्फ्लेशन सब जगह नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में। जब पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है, ओवरऑल प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही है, माइक्रो लेवल पर हो रहा है, तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं। उसके लिए हमने टर्म्स लिया है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यू मतलब स्मॉल, ऐसे समझ आ रहा है ना। स्क्यू मतलब स्मॉल, तो स्क्यूफ्लेशन जनरल राइज ओवर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम स्क्यू टू वन एंड द स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यूफ्लेशन। ओके, पूरे मैक्रो पर नहीं है, माइक्रो लेवल पर इन्फ्लेशन है, तो उसको हम कुछ तो डिनोट करेंगे, तो उसको स्क्यूफ्लेशन। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का फेवरेट, दैट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन समझते स्टूडेंट क्या होता है। स्टैगफ्लेशन मतलब कि जो इकोनॉमी है वो क्या है, स्टेगनेंट है ना, ऐसे समझ आ रहा है। अब देखो, अभी हमने इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हमने पढ़ा, इन्फ्लेशन में क्या था, इकोनॉमी में प्राइस इंक्रीज हो रही थी, राइट, उसके साथ साथ इकोनॉमी में इनकम भी इंक्रीज हो रही। तो जब इनकम होता है ना, लोग इसको उतना फर्क नहीं पड़ता है कि चलो प्राइस है ज़्यादा बट हमारे पास इनकम है, मतलब परचेजिंग वो कर रहे हैं, कमोडिटीज़ की डिमांड वो कर रहे हैं, इतना फर्क नहीं होता, राइट, इतना फर्क नहीं पड़ता जब इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज, सही है, अब तक सही है। लेकिन एक सिचुएशन जब आई, जब इकोनॉमी में प्राइस तो इंक्रीज है लेकिन जीडीपी मीन्स इनकम कांस्टेंट हो जाता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है कि ये सिचुएशन क्या हो गई, स्टैगफ्लेशन। मतलब इकोनॉमी मीन्स ग्रोथ मीन्स जीडीपी स्टेगनेंट हो गई है, यस स्टूडेंट, उसको हम स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट।
इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से एमर्ज हो गया? तो आप लोगों ने एक फिलिप्स कर्व पढ़ा होगा। फिलिप्स कर्व बताता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और वहीं से ये वर्ड एमर्ज हुआ था स्टैगफ्लेशन। इट मीन्स इकोनॉमी में प्राइस राइज है, ग्रोथ कांस्टेंट है, ओके, और अनएम्प्लॉयमेंट भी, बेरोजगारी भी इंक्रीज हो रही है। उस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इकोनॉमी स्टेगनेंट है और अब पता चलता है कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और इतनी महंगाई आ गई है। फिर गवर्नमेंट को बोलते हैं भाई तुम बहुत बहुत महंगा सामान दे रहे हो, अपनी पॉलिसी को चेंज करो, रेपो रेट को इंक्रीज करो, रिड्यूस करो, ओके, ये सब बोलने लग जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। स्टैगफ्लेशन इकोनॉमी के लिए बहुत गलत है, स्टैगफ्लेशन नहीं होना चाहिए। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टैगफ्लेशन इट इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो इकोनॉमी ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके साथ इन्फ्लेशन भी होगा। तो दो टर्म्स या तीन टर्म्स को देखेंगे। ग्रोथ क्या है? ओके, ग्रोथ क्या है? स्टेगनेंट है, राइट। इसी के साथ इन्फ्लेशन क्या है? इंक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखो ना, ग्रोथ कांस्टेंट है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, तो उसके लिए फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। फायरिंग करना स्टार्ट करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और इसी को हमने स्टैगफ्लेशन बोल दिया है। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टर्म पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन, अब इसको समझिए। तो हेडलाइन क्या होता है? जब इकोनॉमी में सारी गुड्स, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज हो रही होती हैं तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। जहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल, पेट्रोलियम, गैस, ईच एंड एवरीथिंग की प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन द बास्केट। अब देखिए, इन्फ्लेशन जब हम मेजर करते हैं तो बास्केट ऑफ कमोडिटीज को देखते हैं, जो कि CPI होता है, WPI होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तो हेडलाइन में ऑल गुड्स, ओके, ऑल गुड्स की जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी में क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब एक कोर इन्फ्लेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर इन्फ्लेशन, जब हम फूड एंड एनर्जी को एक्सक्लूड कर देते हैं एंड देन इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो उसको बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। अब बोलोगे मैम इन्होंने क्या गड़बड़ किया, इन्होंने क्या पाप किया कि इसको एक्सक्लूड कर दिया? ऐसा इसीलिए स्टूडेंट क्योंकि फूड एंड एनर्जी जो है इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, बहुत, आज बहुत ज़्यादा है, कम है, तो इसको हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं एंड देन मेजर करते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्या है, ओके, एंड हमें रियल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे कोर। जब ऑल गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो हेडलाइन होगा, देन हम जब एक्सक्लूड कर देंगे फूड एंड एनर्जी को तो हम उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। अब आ गया श्रिंक इन्फ्लेशन। अब आपके साथ ना ये बहुत धोखा होता है। अब धोखा कैसे होता है स्टूडेंट? कि क्या कहते हैं कि प्राइस आपको 10 रुपये ही रखेंगे, ओके, प्राइस जो है वो 10 रुपये ही रखेंगे, लेकिन जब क्वांटिटी रिड्यूस कर देते हैं, आपको तो लगता है कि हाँ कोई महंगाई नहीं है, इकोनॉमी में क्या है, सब कुछ सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ इल्यूजन हो जाता है। मीन्स प्राइस तो कंसिस्टेंट रहती हैं, स्टिकी रहती है, स्टिकी मतलब कि सेम ही है, लेकिन क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिड्यूस कर दिया जाता है एंड उसको बोलता है श्रिंक इन्फ्लेशन। और ये एमर्जिंग टर्म्स है, ओके, ये एमर्जिंग टर्म्स है, ध्यान रखिएगा। श्रिंकफ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है, मीन्स वो इन्फ्लेशन होता है जब आपका प्राइस तो स्टिकी रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन क्वांटिटी एंड क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। मतलब चिप्स के पैकेट में पहले अगर 20 चिप्स था तो 10 चिप्स दे दिया, 15 चिप्स दे दिया, आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही अगर उन्होंने रिड्यूस कर दिया तो उनकी कॉस्ट क्या हो गई? उनकी कॉस्ट तो बच गई, प्रोड्यूसर की कॉस्ट बच गई, तो उसको हम श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर प्राइस तो कंसिस्टेंट रहेगी, 10 ही रहेगी जो पहले था, लेकिन क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिड्यूस कर दिया जाता है, उस टर्म को हम श्रिंकफ्लेशन
ये भी तो महंगाई है ना, तो इसको हम श्रिंकफ्लेशन, मतलब क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है, श्रिंक हो गई है, राइट। ओके, अब आजकल अगर हम देखें तो कोविड-19 में ग्रीडफ्लेशन बहुत फेमस था। ग्रीडफ्लेशन, ग्रीडफ्लेशन मतलब लालच वाला इन्फ्लेशन। अब ये भी इन्फ्लेशन होता है, ये स्टूडेंट, ये भी होता है। मतलब कुछ हद तक लालच ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लालच करेंगे तो बहुत गलत है ना। लेकिन यहाँ पर लालच करते हैं, कौन लालच करेगा भाई? प्रोड्यूसर ही करेगा। अब देखो होता क्या है, एक गुड्स को बनाने के लिए कॉस्ट लगते हैं। कॉस्ट लगते हैं मतलब मान लीजिए 100 रुपये कॉस्ट लगा एक प्रोड्यूसर को, क्लियर है स्टूडेंट, और वो अपना मार्जिन रख लेता है, प्रॉफिट भी तो रखेगा कुछ ना कुछ, तो वो 30 रुपीज़ अपना मार्जिन रख लेता है। सही, यहाँ तक सही है। लेकिन मान लो कि अगर 100 रुपये का उसका कॉस्ट लग रहा है और वो 50 या 100 रुपये अपनी मार्जिन रख रहा है, अपनी प्रॉफिट रख रहा है, वो तो गलत है ना। तो जब वो प्रॉफिट, ओके, नॉर्मली इन्फ्लेशन हमें जब देखने को मिलता है वो डिमांड साइड से मिलता है और वो कॉस्ट साइड से मिलता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन इंक्रीज करने की वजह से भी इन्फ्लेशन आता है और उसको हम ग्रीडफ्लेशन। अब हुआ ये था कि कोविड-19 में आपको पता है कि रॉ मटेरियल्स की प्राइस इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं हो रहा था, तो रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो। तो कुछ टाइम तक तो ठीक है, वो बोल रहे थे कॉस्ट इंक्रीज हो गया, बट उनको लगा, प्रोड्यूसर को लगा कि ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो लेकिन उन्होंने अपना मार्जिन, उनका मार्जिन वो है, पोर्शन जो है वो इंक्रीज ही रखा, और जिसकी वजह से इकोनॉमी में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है। अब देखो, खुद देखो, 2022 से इन्फ्लेशन इंक्रीज है और अब तक इन्फ्लेशन। लेकिन यहाँ पर बीच में अगर मैं देखूँ तो 2023 में ये इन्फ्लेशन आ गया था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था। वो क्यों था? क्योंकि प्रोड्यूसर ने अपनी मार्जिन कॉस्ट इंक्रीज कर दिया था, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट, अपनी मार्जिन, अपनी प्रॉफिट, प्रॉफिट या मार्जिन बोल दीजिएगा, वो इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो गई और इन्फ्लेशन आ गया। तो लेकिन ये नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं था, ये ड्यू टू कॉस्ट और डिमांड की वजह से नहीं था, ये ड्यू टू प्रॉफिट की वजह से था। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? ग्रीडफ्लेशन, लालच वाला इन्फ्लेशन। ओके, तो नॉर्मली हम वेज प्राइस स्पाइरल पढ़ते हैं, लेकिन जो ग्रीडफ्लेशन है ना स्टूडेंट, ये आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, इट इज अ प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल। ये प्रॉफिट ड्यू टू प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिन और ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो उसको हम ग्रीडफ्लेशन, राइट। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं रीफ्लेशन। और रीफ्लेशन क्या होता है? अब होता ये है स्टूडेंट कि इकोनॉमी डाउन चली जाती है। मान लीजिए कोविड-19 का लेते हैं एग्जाम्पल। कोविड-19 में इकोनॉमी डाउन था, ठीक है, ओके, सही है। इस दौरान क्या हुआ? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंक्रीज कर रही थी। एक्सपेंशनरी मतलब इकोनॉमी में सबको मनी दे रही थी, ताकि क्या हो, परचेजिंग पावर या फिर जो परचेजिंग है या डिमांड है, जो कंजम्पशन है, वो बनी रहे। क्योंकि अगर कंजम्पशन नहीं होगा, अगर डिमांड नहीं होगी, तो इकोनॉमी और भी डाउन चली जाती। तो उस दौरान गवर्नमेंट क्या करती है? मोर एंड मोर फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है। तो ठीक है, इकोनॉमी को आपने इंक्रीज तो कर दिया, है ना, लेकिन जैसे ही आपने इंक्रीज किया तो डिमांड इंक्रीज हो गया। आप डिमांड तो इंक्रीज कर दिया आपने, इनकम दे, लेकिन इतनी जल्दी सप्लाई तो इंक्रीज नहीं होगा ना, सप्लाई को भी आपको इंक्रीज करना होगा। तो आ गया ना डिमांड एंड सप्लाई में गैप, और इसी गैप को क्या हो जाता है? प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो जब इकोनॉमी डाउन होती है और उसको अप करना होता है, तो फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाता। अगर आप नोट कर रहे हो और अच्छे से आप करंट सिचुएशन देख रहे हो, तो ड्यू टू जब कोविड-19 था तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डीबीटी हो रहा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहे थे। ड्यू टू आफ्टर इफेक्ट हमें क्या देखने को मिला? इन्फ्लेशन हो गया। तो इस टर्म को हम बोलेंगे रीफ्लेशन। ओके, क्या बोलेंगे? रीफ्लेशन। चलिए इसको हम देख लेते हैं।
इकोनॉमी में इसको एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग बोलते हैं। स्टिमुलेटर मतलब कि इकोनॉमी डाउन है, आपको स्टिमुलेट करना है, राइट। जहाँ पर रिड्यूस टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाता है और मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया जाता है, और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है, और ये ड्यू टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से हो जाता है, तो उसको हम रीफ्लेशन बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, ऑल राइट, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लिमिट तक इन्फ्लेशन क्या है, सही है, ओके। कुछ लिमिट तक इन्फ्लेशन जो होता है वो सही होता है, लेकिन अपर लिमिट हो जाता है तो उसका भी नाम दे दिया है। तो देखिए, एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब भी आप न्यूज़पेपर सुनोगे तो वहां पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए क्रीपिंग मतलब क्या है। मतलब इकोनॉमी में कितने परसेंटेज के चल रहे हैं ना, राइट, ओके। वॉकिंग इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, ग्लैपिंग इन्फ्लेशन है। तो लेट सपोज इकोनॉमी में 3% और लेस होता है, मतलब इकोनॉमी में 3% है और इससे कम है, तो हम इन्फ्लेशन तो बोलेंगे, लेकिन ये कौन से वाला है, ये क्रिपिंग है, और इसको माइल्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब ठीक है, इतना तो होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट, प्रोड्यूसर को भी तो प्रॉफिट चाहिए, फार्मर को भी तो प्रॉफिट चाहिए, और वो कैसे होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा। तो इसीलिए कुछ हद तक इन्फ्लेशन सही होता है इकोनॉमी के। जब इकोनॉमी में 3 to 10% तक इन्फ्लेशन हो जाता तो उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब इकोनॉमी में अबव 10% हो जाता है उसको गैलपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और नॉर्मली आप न्यूज़ में देखते होगे ना कि डबल डिजिट से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। यस स्टूडेंट, तो ये ग्लैपिंग इन्फ्लेशन है। आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में इट मीन्स डबल डिजिट है, मीन्स इट मीन्स अबव 10% चल, ओके। अब एक और इन्फ्लेशन होता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, जब इकोनॉमी में 50% ऑफ इन्फ्लेशन होता है। ऐसा भी होता है? यस स्टूडेंट, बिल्कुल होता है। बहुत सारी ऐसी इकोनॉमी में एग्जाम्पल है, जैसे जिम्बाब्वे कंट्री है, वहाँ पर 50% इन्फ्लेशन है। और वहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर मनी सप्लाई, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी बहुत ज़्यादा कर दिया था। इकोनॉमी में मनी सप्लाई तो आपने इंक्रीज कर दिया, रिसोर्सेज या फिर सप्लाई कहाँ से लाओगे, रिसोर्सेज तो रिड्यूस ही है, लोगों की डिमांड इंक्रीज हो गई, मीन्स पैसा तो बहुत है लेकिन रिसोर्सेज ही नहीं है, और वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन देखने को हमें मिलता है। और वो अब तक है, अब तक ही नहीं, वहाँ पर डुअल करेंसी चलती है, राइट। तो ये सारी हो गई हाइपर इन्फ्लेशन, ग्लैपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन एंड क्रिपिंग इन्फ्लेशन। ऑल राइट स्टूडेंट, चलो तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 3% को कौन सा नाम दिया है, 10% को कौन सा दिया है, 50% को कितना दिया है, तो उसको इस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन से हम इसको डिनोट करते हैं, सबका नाम दे दिया है, ओके, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। चलिए, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है लेकिन इसका कारण क्या होता है। अभी मैं इतना आपको बोल रही हूँ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, लेकिन आप पूछोगे कि मैम मीज मतलब कि क्या वजह है, वजह बताओ, कॉजेज बताओ, कारण बताओ, इन्फ्लेशन होता क्यों है। तो इन्फ्लेशन नॉर्मली हमें देखने को मिलता है ड्यू टू डिमांड एंड ड्यू टू कॉस्ट। या तो प्रोड्यूसर साइड से हमें देखने को मिलता है और हमें कंज्यूमर साइड से भी देखने को मिलता है। अगर कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज कर देगा तो डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई तो कंसिस्टेंट है, सप्लाई तो इतना नहीं है, तो क्या करते हैं उस दौरान प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। और यही प्राइस अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, अभी हम पढ़ के आए उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब प्रोड्यूसर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो अपनी जेब से तो देगा ही नहीं, वो क्या करेगा, वो आप पर शिफ्ट कर देगा, लेकिन शिफ्ट कैसे करेगा, प्राइस इंक्रीज करके। और यही कंसिस्टेंट प्राइस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इन्फ्लेशन हो जाएगा। लेकिन कॉजेज किसकी वजह से है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमी में जब भी जैसे मान लो कि अच्छा रेनफॉल नहीं होता है तो इतनी प्रोडक्शन नहीं होती है, तो प्रोडक्शन कम हो जाती है, सप्लाई कम हो गई, तो उसको भी हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइट। तो दोनों साइड से होता है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की वजह, ओके। ये है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। डिमांड पुल, पुल और पुश, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यही ये कुछ नहीं ऐसे वर्ड्स इन्होंने डिफाइन किया गया है, डिमांड एंड कॉस्ट। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मैम ये पुल और पुश क्या है, मतलब पुल कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर
यूज कर लिया है वर्ड एज सच, तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी, राइट। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन एक्सेसिव डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है और बहुत ज्यादा है, सप्लाई तो उतनी है, तो उस दौरान क्या कर देते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, देन प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सिचुएशन हो जाती है। लेकिन क्या वजह है, क्या कारण है, ये है डिमांड कारण है। ओके, तो देखो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, तो देखिए डिमांड अगर हमारा यहाँ है, ए है, D1 है, क्या हो गया, ड्यू टू इंक्रीज एंड डिमांड, जब इंक्रीज होता है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व, तो इससे क्या हो जाएगा, पहले P1 प्राइस था, अब P2 प्राइस हो गया है, मींस डिमांड क्या हो गया है, इंक्रीज, तो प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज। वेरी गुड। अब बहुत सारे कॉजेज होते हैं, एक एक करके देखते हैं। वेरी फर्स्ट जो कॉजेज है वो है माउंटिंग, माउंटिंग मतलब इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर याद रखिएगा, गवर्नमेंट कभी भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए लेकिन द वर्ड अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट फिजिकल एक्सपेंशनरी पॉलिसीज या फिर डीबीटी कर देती हैं या लोगों के हाथ में कैश दे देती है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, तो इकोनॉमी में हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन। तो अननेसेसरी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होगा, इनकम दे दिया तो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो इतनी सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये है, तो ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो बहुत सोच समझ के इकोनॉमी में सब चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसका आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, राइट। ये है डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई। पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर दोगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग या गवर्नमेंट करती हैं या आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है डेफिसिट फाइनेंसिंग, या गवर्नमेंट करती है, मीन्स फिजिकल पॉलिसी करती हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा, राइट। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करती हैं या मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इकोनॉमी में डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो उसको डेफिसिट बोलेंगे। अब फाइनेंसिंग करती हैं तो लोन लेती हैं गवर्नमेंट, ओके, लोन लेती हैं। या मनी सप्लाई मतलब प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या हो गया, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। अब मनी सप्लाई बहुत है, मीन्स इनकम ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्राइस इंक्रीज होगा या नहीं। इसीलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग कभी भी नहीं करना चाहिए, मीन्स प्रिंटिंग ऑफ करेंसी अननेसेसरी नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ ब्लैक मनी, तो एक वाइट मनी होता है और एक ब्लैक मनी होता है। जब हम टैक्स पे कर देते हैं तो वो वाइट हो जाता है, जब आप टैक्स नहीं भरते हो, पे करते हो, तो वो ब्लैक हो जाता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा कैश होगा लोगों के पास, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही है, ओके, या टैक्स पे नहीं कर रहा, तो इनकम होगा, इनकम होगा तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो इतनी सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। तो ब्लैक मनी का भी रोल है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन करना, लेकिन वो कौन से साइड वाला होगा, डिमांड पुल वाला, ओके, ये है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड रिसोर्सेज कम है, सप्लाई कम है, तो भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डिमांड करेंगे, इतना लोग हैं तो डिमांड तो करेंगे, लेकिन इतनी तो सप्लाई है नहीं, तो क्या होगा, चीज़ों की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं स्टूडेंट, तो ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट है रिडक्शन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए पहले 100 रुपये का आपसे गवर्नमेंट क्या है 20 रुपीज़ ले रही थी, तो आपके पास 80 रुपीज़ रह रहा था, ओके, किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए। मान लो कि रिड्यूस कर दिया, मीन्स अब 100 रुपये का मान लो कि 5 रुपये ही आपको टैक्स देना है, तो आपके पास क्या है 95 रुपीज़ है आपको परचेजिंग के लिए, तो आप क्या करेंगे, इनकम ज़्यादा हो गया तो आप डिमांड करेंगे, इतनी सप्लाई तो होती नहीं। याद रखिएगा डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जेस्टेशन पीरियड होता है, मीन्स गैप होता है,
और इसको एकदम से फुलफिल नहीं किया जाता है, टाइम लगता है इकोनॉमी में कुछ भी होने का। ओके, ये चीज़ है। और एक और चीज़ मैं अगर बताऊं तो जो आप आज कर रहे हो, आज जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट 5 साल बाद हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था, इकोनॉमी डाउन, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे इकोनॉमी डाउन होने का कोविड-19। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी रिड्यूस होती हैं तो भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन वो कौन सा साइड है, वो डिमांड साइड है। ओके, डिमांड। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और यहाँ पर आप अपने कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, राइट। ओके, चलो अब देख लेते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर, बीइंग अ प्रोड्यूसर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो अपने आप को या तो कंज्यूमर देखना है या तो प्रोड्यूसर देखना है। तो अब हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो पहले 100 रुपये कॉस्ट लग रहा था, अब 150 रुपये कॉस्ट लग रहा है। तो अपने जेब से तो देगा नहीं, वो क्या करेगा, आप पर शिफ्ट कर देगा, मींस इंक्रीज कर देगा प्राइस। तो प्राइस इंक्रीज हो गया एंड वो कंसिस्टेंट रहा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन। लेकिन वो किसकी वजह से है, वो कॉस्ट की वजह से। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, सप्लाई ड्यू टू सप्लाई यहाँ पर शिफ्ट हो गई, एस से S1 हो गया, जिसकी वजह से हमें प्राइस भी देखने को मिल रहा है। ओके, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। इकोनॉमी में सप्लाई कम हो जाता है, रिसोर्सेज कम हो जाता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, तो हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो अब इन सारे के मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट है, जब फ्लक्चुएशन हो जाती है आउटपुट मीन सप्लाई इन बोथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। जब भी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रोडक्शन कम होगी तो इकोनॉमी में सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड तो उतनी है तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देख रहे हैं कैसे अप्लाई करना है आपने। प्रॉब्लम ऑफ होर्डिंग, अब देखिए इन्वेंट्री सही होता है लेकिन होर्डिंग, अननेसेसरी होर्डिंग करना वो इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो होर्डिंग नहीं करना चाहिए। होर्डिंग मतलब कि अपने पास रख लिया, प्रोड्यूसर अपने पास रख लेते हैं और जब इकोनॉमी में बिल्कुल ही डिमांड बहुत इंक्रीज हो जाता है तो वो फिर फ्लो करते हैं, ओके, प्रोडक्ट को, राइट। तो वो होर्डिंग भी करना, वो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो जाती हैं। या फिर ब्लैक मार्केटिंग करना, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाता है और क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ऑल राइट स्टूडेंट, तो ये है टैक्सेशन विल गिव द ट्रेडर एन अपॉर्चुनिटी टू रेज द प्राइस। मीन्स अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर पे मोर एंड मोर टैक्स इम्पोज करेंगे जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और वो अपने जेब से तो नहीं देगा ना, तो क्या करेगा, प्राइस इंक्रीज कर देगा, राइट स्टूडेंट। ओके, तो टैक्सेशन भी वन ऑफ द कॉजेज होते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस। अगर किसी भी प्रोड्यूसर को एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लग रहा है तो वो आपके जेब से ही ले लेगा। कैसे लेगा, प्राइस इंक्रीज कर। अब हाइक इन ऑयल प्राइस, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड ये है स्टूडेंट कि ये सारे ना कॉजेज हैं इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कि इकोनॉमी, ग्लोबल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हो रही है जिसका आपके इकोनॉमी पर भी इफेक्ट होता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, अगर उनमें वॉर हो रही है तो हमारी इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन देखने को मिला। जैसे मिल्क की प्राइस इंक्रीज हो गई, वो क्यों हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ। तो अगर ग्लोबल वर्ल्ड में कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हमारी इकोनॉमी में इम्पैक्ट होता है और उसको इम्पोर्ट इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट, ये होता है। तो अगर ऑयल इंक्रीज कर देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो गया और जिसकी वजह से हमें मिल्क की प्राइस इंक्रीज देखने को मिला। तो ये सब आपने देखा, ये सब क्या है, कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने पढ़ लिया है। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, राइट। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट इसका
आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, तो चलो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के रिगार्डिंग क्या सही है? वेरी फर्स्ट पॉइंट है, इट हैपेंड व्हेन इकोनॉमी फेस स्टेगनेंट ग्रोथ एज वेल एज हाई इन्फ्लेशन। सेकेंड पॉइंट है, द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टैग्नेशन। तो ऑप्शन जो भी होगा वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखे, अच्छे से लेक्चर देखा है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा और आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कॉन्ट्रीब्यूट द कॉजेज इन्फ्लेशन सिचुएशन इन एन इकोनॉमी? डिमांड सप्लाई गैप, excess circulation of money, increase in tax, okay, tax rate। क्या ऑप्शन होगा आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और अगर आपने अच्छे से लेक्चर को देखा है तो फिर से बता रही हूँ, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसको जो भी इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं एंड इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, A to Z मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है रिगार्डिंग कोर्सेज, रिगार्डिंग लेक्चर या कोई भी टॉपिक नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।